बच्चों को दमा जो है, क्या ये रोग बढ़ रहे हैं और इसके क्या कारण है? देखिए, बच्चों में दमा का इंसिडेंस जो डाटा आ रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड काफी बढ़ गया है। और खास तौर पे जैसे जैसे हम ग्रामीण परिवेश से निकल के ऊपर जा रहे हैं और खास तौर पे सिटीज में आ रहे हैं, उसके अंदर रिलेटिवली इंसिडेंस दिख रहा है। क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है, माँ का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसमें, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में बढ़ता है, करता है, मदर के इन्फ्लुएंसेस हैं, काफ़ी डोमिनेंट होते हैं, मॉडरेट भी करते हैं चीज़ें। सिंपल भाषा में मैं ये कहूँगा कि हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हाइजीन हाइपोथेसिस। अगर आपको याद हो और आप रिकॉल भी करेंगे कि गाँवों के अंदर आमतौर पर सब घुल मिल के रहते हैं, बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं, उधर खेल रहे हैं। तो आप जैसे जैसे पैथोजेंस के, एंटीजेंस के एक्सपोजर में आते हैं, उसके अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता सिस्टम, वो मैच्योर होता है। तो उस प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी में वो जो एक्चुअल होना चाहिए इम्यून सिस्टम, वो डेवलप हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा हाइजीन हाइपोथेसिस से मतलब बहुत ज़्यादा सफाई के वातावरण में रखते हैं, उसका एक्सपोजर उन चीज़ों से नहीं होता, तो इम्यून सिस्टम को मैच्योरिटी होने में टाइम लगता है। इसलिए तो उसका कारण ये हो जाता है कि हमारे एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कि देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो एक जो पर्टिकुलर टाइप की इम्यून रिस्पॉन्सेज जो हमको चाहिए डाइट में, वो कम डेवलप होती है, और जो होती है तो उसकी उतनी एफिकेसी नहीं हो पाती। तो उसके कारण एलर्जेंस को रिस्पॉन्सिव रहते हैं। दूसरा रिसर्च ने ये पाया है कि अगर मदर को है घर में, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस, तो प्रोबेबिलिटी बच्चे में कंपेयर टू द मेल मेंबर जिसको है घर में, फादर को या और ज्यादा हो जाती है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी हम किसी पूछे में तुम्हारे दमा तो नहीं, राजी हमारे घर में तो किसी को नहीं, छूटते बोलते। सो ऑब्जर्वेशंस हैं, उसको नाउ हम साइंटिफिक एविडेंस बेस आ गया है। जिस मेडिसिन का हमारे पास साइंस है, एविडेंस है, वो साइंस है। जिस मेडिसिन का हमारे पास एविडेंस नहीं है, वो आर्ट है। तो जो ऑब्जर्वेशंस है वो यही है कि विद upgoing up of the socio-economic status, less and less people, children are getting exposed. उनके बाहर का तो एक्सपोजर कम हो, इंडोर पोल्यूशन के साथ या इंडोर एंटीजन के साथ हो जाता है। जैसे कई लोगों को जिस समय पराग के करने उससे एलर्जी तो उस मौसम में होगा, कौन से घास से किसी को एलर्जी तो उसका सर्दियों में, आपका मानसून के आसपास होता है, कुछ एक का सर्दियों में होता है। और आमतौर में वन थर्ड में आप जाएगा वो छींके भी मारते हैं, आंखों में भी लाइट लड़क आती है। ये सारे के सारा बॉडी का सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, उसको फौरन मान रहा है और उसको रिएक्ट कर रहा है। ये बिकॉज ऑफ इमेच्योर। मोस्टली लोग इसको एलर्जी भी बोल देते हैं ना। हाँ, नहीं, वो एलर्जी है, एलर्जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एलर्जी क्या है? आपके नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है ना, जो नहीं होनी चाहिए थी। अभी कुछ साल पहले तक तो आप लोग जो वो इनहेलर देते थे, वो ऐसा कहते थे लोग इनकी आदत पड़ जाएगी, इसके बिना जीना मुश्किल, लेकिन अब तो मुझे लगता है अवेयरनेस बढ़ गई है इसको लेके। देखिए, मैं हमेशा एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको शुगर है या आपको ब्लड प्रेशर है, तो क्या दवाई देने से आदत पड़ जाएगी? क्योंकि ये आपके शरीर की तासीर है, एलर्जी वाली। उसको हमारी भाषा में एटोपी बोलते हैं। कि एक तरह का ये आप ये मान के चलिए कि जेनेटिक विकार तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम गेटिंग दिस इज मच हायर। तो जब वो हो जाता है, दो चीजें, अगर एक या दो चीजों से है अगर वो आपको एलर्जी, कि वो छींक आ रही है, आंखों में है, सांस की है, तो आप उस एलर्जन को आइडेंटिफाई कर सके तो आप उसको डिसेंसिटाइज कर सकते हैं, जिसको आप इम्यून थेरेपी बोलते हैं। अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो हम उसकी इफेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनहेलर्स एक बहुत कारगर चीज साबित हुए हैं। जब हम बच्चे थे उस समय दवाई का मतलब, दवाइयाँ आज के दिन बहुत पोटेंट आ गई हैं, लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन अब अगेन मैं फिर आपको भी बता रहा हूँ कि पिछले 20 साल के अंदर से जब से हम खास किस्म के ये इनहेलर इस्तेमाल करना शुरू किया है, इमरजेंसी के अंदर एडमिशन रेट अस्थमा का, आईसीयू में एडमिशन रेट अस्थमा का, और वेंटिलेटर पे लेना अस्थमा का बहुत ही कम हो गया, लगभग ना के बराबर। अच्छा, इनहेलर बड़ा फर्क पड़ा है। इनहेलर हम इसलिए देते हैं कि आपको कम मात्रा में दवाई लेनी पड़े, एक, इससे उसका दुष्प्रभाव कम होगा, तो, और तीसरा जहां दवाई चाहिए वही जाएगी। तो फेफड़े में हमारे को एक भगवान ने और एक नेचर ने
एक नया बख्शी है कि आप जो दवाई लेते हो सीधी क्योंकि ये फेफड़े के नहीं, जो फेफड़े की जो नाली होती है उसकी जो लेके जाती है हवा को, जिसको हम एयरवेज बोलते हैं, ट्यूब्स है जो उनसे हमारी, उसकी जो अतरंग जो अंदर आपकी जो लेयर्स है उसके अंदर दिक्कत आती है, तभी आप बलगम भी देखोगे उसमें निकलेगी। वहां से फिर नाड़ियां निकलती हैं जो सिग्नल्स लेके जाती है जिससे फेफड़ा सुकड़ता है। उसकी नाड़ियां सुकड़ती है तो आपको सांस लेते हैं तो सांस में आवाज आती है, इस सीटी की आवाज आ रही है, वो उससे आ रही हो। तो इसलिए ये एयरवेज की डिजीज है। तो हमारे को इसके अंदर बेस्ट तो ये है कि अगर आप एलर्जन आइडेंटिफाई कर सके और अवॉइड कर सके, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब हम उसको ट्रीट करते हैं तो ये पंप लगाते हैं। अब तीसरा और उससे एडवांस आ रही हैं चीज़ें कि अगर इससे आराम नहीं मिलता तो क्या हम इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट, जिसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहते हैं, वो दे सके, हम रोक सकते हैं। वो बहुत स्मॉल सेट पे करते हैं बिकॉज वो बहुत महंगा है, और अगर वन टाइम हो तो भी समझ में आती है। जो बीमारी रिकरेंट है, क्योंकि आपके शरीर की तासीर वो है कि आपको एलर्जीज है, अगर आप एलर्जन अवॉइडेंस कर जाते हैं तो ठीक रहते हैं। अगर आप एलर्जन अवॉइडेंस नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार उस चीज को छेड़ता रहेगा, करता रहेगा, और बॉडी उसको रिएक्ट करती रहेगी। तो इसलिए ये जो गलत फहमी है लोगों को, मैं ये कहूँगा कि ये आदत पड़ जाती है इस भ्रांति से। ये भ्रांति है, गलत फहमी, वो भ्रांति है, उससे बाहर निकलिए, लेकिन रेगुलरली लीजिए। और इसी तरह से जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जी, वो प्रॉपरली टेक्निक समझाएं, क्योंकि हमने ये देखा है कि लगभग 100 मरीज जो दवा के, मैं एग्जाम्पल देके कह रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली अगर हमें भेजा जाता है कि ये काम नहीं कर रही है, इनको दिक्कत है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक टेक्निक करने से वही इनहेलर लगभग 3/4 में काम करने लग जाता है। तो इसलिए लिखना एक पार्ट है, उसको कैसे लेना है वो समझना दूसरी बात। जी जी।